अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी 10 क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का हमने आज अगला टॉपिक पढ़ना है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की टाइप्स, इसके साथ जो है फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस और साथ जो है फर्मेंटर के बारे में भी हम इस लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 मैट्रिक का और 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी। और अभी हमने जो पढ़ना है, आज हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोलते हैं उर्दू में तख़मीर का प्रोसेस, ख़मीर लगाना। हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपकी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था, काफ़ी डिटेल से वहाँ पे ये टॉपिक जो है डिस्कस हुआ है कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं। नॉर्मली ग्लूकोज जो है, जो खाना है हमारा, उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उसकी, यानी ये केमिकल प्रोसेस होता है। और वहाँ से फिर एनर्जी को रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को एटीपी की सूरत में स्टोर कर लेते हैं और बाद में भी ये जो एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है, इस एनर्जी को जो है वो एटीपी की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है और इन फ्यूचर फिर इसे काम लिया जाता है। अब फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये इनकम्प्लीट होती है, यानी ये क्या होती है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, यानी कि जो इसके असल प्रोडक्ट्स हैं एंड पे, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, उसकी जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है और उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्मेंटेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से जो है वो इंसान के नॉलेज में है, सेंचुरी से। और तब ये माना जाता था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, प्योरली केमिकल रिएक्शन है, जिसका किसी जानवर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन 1857 में पास्चर ने जब ये बात कन्विंस की थी, लोगों को मनाया था इस बात पे, साइंटिस्ट को, कम्युनिटी को, कि ये जो एक्टिविटी है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है। मतलब वो तो स्टार्ट हुआ, बहुत लंबी चौड़ी उसकी डिस्कवरीज़ हैं, इसकी जो हिस्ट्री है, यानी वो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जितने भी ये जो डिजीज़ होती हैं इनके साथ जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़रूर कनेक्शन होता है। और उसके साथ जो है उसने ये बात भी एक्सप्लेन की थी कि ये जितनी भी चीज़ें जिनको ख़मीर लगता है या ये जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ज़रूर जो है वो कोई कनेक्शन होता है। उससे पहले तो ये बात भी लोग नहीं मानते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन आज जो है वो ड्यू टू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोगों को ये बात पता है कि हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें एक एक्टिविटी जो है वो फर्मेंटेशन भी है। उसने ये बात हमें बताई कि जहाँ पे भी फर्मेंटेशन होगी वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म डेवलप कर रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की फर्मेंटेशन की टाइप्स हैं, लेकिन उनकी जो बेस है शुरू वाली वो सेम है। आपको हमने रेस्पिरेशन को में पढ़े थे 3 स्टेप्स, आपको याद हो क्लास 9 में, ग्लाइकोलिसिस, क्रिब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये था एरोबिक रेस्पिरेशन में। और उसमें हमने देखा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इसलिए इसके लिए शर्त नहीं है कि ये यूकैरियोट्स में होगा या प्रोकैरियोट्स में, ये सब में होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें भी होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें भी होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन एंड एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, तो ये दोनों में जो है वो पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, ये एक शुरू वाला स्टेप है जिसके अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होती है और पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो बनते हैं। तो इस फर्मेंटेशन को हम इस तरह इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये जो है ये आइडेंटिकल है, ये जो दोनों में स्टेप होता है। अब फ़र्क कहाँ आता है, इसके बाद जो
एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें ग्लाइकोलिसिस के बाद जो अदर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टूटते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म में चेंज होते हैं। उसकी बेस के ऊपर हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये करती है, ये वाली फर्मेंटेशन ज़्यादातर जो यीस्ट हैं ये करते हैं, ये काइंड ऑफ द फंजाई, ये इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये वाले जो जानदार हैं ये करते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है। और ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोड्यूस करवाता है हमारे लिए ब्रेड को, ठीक है। इसके अलावा बियर यानी मशरूबात जो हमारे वाइन, स्पिरिट वगैरह ये बनवाता है। इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड हैं ये फर्दर टूटते हैं और 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला तो सेम था जिसके अंदर ग्लूकोज टूटती है, दूसरे में क्या होता है पायरुविक एसिड आगे से टूटता है और 2 चीज़ें बनाता है। एक बनाता है ये एसिटाल्डिहाइड और एक बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटाल्डिहाइड आगे से फिर थोड़े से चेंजिंग्स होते हैं इसमें और ये बदल जाता है इथानॉल में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें। तो ये जो ब्रेड फूल जाती है, रोटी आटा जो फूल जाता है, जो जिसकी वजह से फिर बाद में हम ब्रेड बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो ब्रेड राइस कर जाती है और आज हमारे पास इतने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो हम डो से बना लेते हैं। जितने भी आपके फास्ट फूड वगैरह हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं। तो ये वाली फर्मेंटेशन वहाँ पे होती है। दूसरी टाइप की जो फर्मेंटेशन है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अब इसमें क्या होता है, अगेन फर्स्ट स्टेप सेम है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक करती है और 2 पायरुविक एसिड्स बनाती है और इसके अंदर जो पायरुविक एसिड हैं वो डायरेक्टली टूट जाते हैं आगे से लैक्टिक एसिड में। ये कौन करवाता है, ये ज़्यादातर एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है और इसके अलावा लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। ये स्पीसीज़ करवाती हैं और ये होती है कहाँ पे, ये होती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी कि दूध से बनी हुई जो अशिया है तो वो हम इसे बनवाते हैं और फिर उसके आगे से हम उससे जो योगर्ट और चीज़ वगैरह जो बनवाते हैं दूध से, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से बनती हैं। तो ये हमने 2 तरह की फर्मेंटेशन पढ़ी कि एक है अल्कोहलिक और एक है लैक्टिक एसिड। इसका नाम हमने ये 2 क्यों दिए इसको, ड्यू टू द ऑफ एंड प्रोडक्ट, कि एंड प्रोडक्ट क्या बनता है लास्ट पे, इसमें जो सी चीज़ बनती है उसकी बेस पे हमने इसको नाम दे दिया। जो एसिड बनाते हैं उसको हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम दिया, जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज करवाते हैं, और जो अल्कोहल बनाते हैं एंड पे उसको हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम दिया है, वो ज़्यादा फंजाई करवाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। अब फर्मेंटेशन का जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने किस तरह से इसको यूज़ किया, उसका क्या रोल है। जैसे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर ह्यूमंस, जो ह्यूमंस को जो है वो फ़ायदा दे, ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्मेंटेशन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा बहुत मैनी काइंड्स ऑफ द फूड बनवा रहे हैं, तो इसलिए इसका भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। शुरू में बिगनिंग में जो फर्मेंटेशन का मतलब था वो ऐसा प्रोसेस माना जाता था जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके फूड बनवाएंगे, लाइक चीज़, योगर्ट वगैरह, अचार, सॉसेज, सोया सॉस वगैरह, और इसके अलावा बेवरेज मशरूबात जो हमारे बियर, वाइन, स्पिरिट वगैरह। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनवाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करवा के, यूज़ ऑफ मास कल्चर
ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मास कल्चर का इस्तेमाल करवाना टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ फूड, किसी भी किस्म का फूड, यानी अब इसमें लिमिट नहीं रही। अब कोई भी ऐसा खाना जो आप इनको इस्तेमाल करके बनवा रहे हैं वो सारी जो है वो फर्मेंटेशन की कैटेगरी में आ जाती हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। कुछ एप्लीकेशंस उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कुछ नई चीज़ें जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बनती हैं माइक्रो इनको इस्तेमाल करके। फर्मेंटेशन के अंदर मैक्सिमम जो ग्रोथ है ऑर्गेनिजम्स की वो हासिल की जाती है और उससे फिर हम कमर्शियल लेवल पे अपनी मर्ज़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल करते हैं। रवायती तौर पर सिर्फ खाना और बेवरेज प्रोडक्ट्स थे जो फर्मेंटेशन को हम इस्तेमाल करके बनाते थे, लेकिन अब हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन के ज़रिए हासिल किए हैं। तो दो कैटेगरीज पढ़ेंगे हम, एक हमने फर्मेंटेड फूड कैसे बनाए और एक हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए। तो सबसे पहले हम फर्मेंटेड फूड देख लेते हैं। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन जो है ये अक्सर खाने को बना देती है ज़्यादा न्यूट्रिशियस, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। इसके अलावा जो है ज़्यादा डाइजेस्टिबल, हज़म करना उसको हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा ज़्यादा टेस्टियर, और खाने में भी वो बाकी खाने से ज़्यादा जो है वो टेस्टी होता है। तो इसके अलावा इसकी वजह से एक और हमें बात हो गई है कि हम खाने को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी इसने हमारी जो उसको रेफ्रिजरेट करना यानी फ्रिज का जो इस्तेमाल है वो कम कर दिया। नीड नहीं पड़ती ऐसे खाने को जो ऑलरेडी फर्मेंटेड हो उसको स्टोर करने की फ्रिज में ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कुछ ग्रुप्स उसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहले है सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल कहते हैं हम अनाज को, तो उससे हासिल होने वाली जो कुदरती सीरियल हैं उनसे हासिल होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। ब्रेड है जैसे, ये मोस्ट कॉमन सीरियल प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और फिर ये राइस कर जाती है और उससे आज हम लातदाद किस्म के जो है वो चीज़ें बनवा रहे हैं। उसके बाद वीट की डो जो है इसको फर्मेंट किया जाता है, यानी इसके आटे को जो है वो इसकी जो डो बनाई जाती है जिससे आजकल आप फास्ट फूड्स वगैरह बनवा रहे हैं, तो ये भी जो है ये कौन करवाता है, ये लैक्टिक एसिड जो है कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, वो इसकी वजह बनते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी काइंड है जो डेयरी प्रोडक्ट्स की है, दूध से बनने वाली अशियाँ हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हम जो है जैसे चीज़, योगर्ट है, ये चीज़ें बनवाते हैं, लेकिन दोनों को बनवाने का प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे चीज़ है वो कब बनती है कि जब जो मिल्क की प्रोटीन है वो इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, कोगुलेट कर जाती है जितनी भी उसके अंदर है, और वो उसके अंदर जितना पानी है वो छोड़ देती है, तो तब ये पनीर बनता है जिसको चीज़ कहते हैं। तो ये कब होता है, जब एसिड जो है जो बैक्टीरिया उसके अंदर गिरे, दूध के अंदर जो बैक्टीरिया गिरते हैं जब वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, वो एसिड मिल्क के प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है और उसको जमा देता है, और उसकी वजह से वो सारी एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और पानी वो छोड़ देती है और हमारे पास जो है वो चीज़ बन जाती है। योगर्ट को बनाने का प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया ही जो है वो काम करते हैं। फिर उसके बाद हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी प्रिजर्व करवाया। अच्छा, उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स को कैसे करवाया कि फर्मेंटेशन जो है यूजुअली इसको इस्तेमाल किया जाता है नमक और एसिड लगा के अचार बनाने के लिए, यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम जो है वो फ्रूट्स हैं जो हमारे पास और जो वेजिटेबल्स हैं उसको जो है वो एसिड और नमक लगा के, यानी लेमन लगाते हैं, लेमन के अंदर भी सिट्रस एसिड होता है, तो वो लगा के उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये लंबे अरसे तक हमारे इस्तेमाल में जो है वो रहती हैं पिकल्स की सूरत में, चाट की सूरत में। फिर इसके अलावा हमने बेवरेज प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनवाए हैं। बेवरेज प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत ज़्यादा मशरूबात। अब ये कैसे बनाया कि बियर बनाई जाती है सीरियल ग्रेन से जो कि माल्टेड हों, ड्राइड हों, और फिर उनको पाउडर फॉर्म में वो जो है ग्राइंड कर दिया जाता है। तो ये हमने कल भी देखा था कि उसको माल्ट कैसे करते हैं कि हम उसको ज़मीन में जब जर्मिनेट करवाते हैं तो जब वो पानी को सोक कर लेता है, जज़ब कर लेता है, तो उसके बाद
उसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं, गर्म हवा पास करवा के उसके अंदर से जितना पानी है उसको ड्राई करवा देते हैं। जब वो खुश्क हो जाते हैं तो फिर हम उसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेते हैं। फर्मेंटेशन है ये माल्टेड ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हैं हमारे पास उनकी फिर उनका पाउडर बनाया जाता है और उनके पाउडर के आगे से यीस्ट के ज़रिए फर्मेंटेशन करवाई जाती है। तो उसकी फिर यीस्ट के ज़रिए जो है वो फर्मेंटेशन करवाई जाती है और ये क्या करता है कि उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको फिर तोड़ देता है पायरुविक एसिड में। यीस्ट क्या करता है, जो इन ग्रेन्स के अंदर मौजूद ग्लूकोज है, ये इन ग्रेन्स के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है उसको ये ब्रेक कर देता है पायरुविक एसिड्स में और वो पायरुविक एसिड्स आगे से टूट जाते हैं इथानॉल में और फिर उसका वो मशरूब बना लेते हैं। ग्रेप्स की इसी तरह से अंगूरों की भी ना डायरेक्टली फर्मेंटेशन करवाई जाती है यीस्ट से और उससे वाइन भी बनवाई जाती है। तो ये प्रोडक्ट्स हमने बनवाए हैं जो फूड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले बहुत ज़्यादा, जो हमने फर्मेंटेशन के ज़रिए बनाए हैं। पहला है फॉर्मिक एसिड है, ये कौन बनवाता है, ये एस्पैरगुलस है एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये बनवाता है। और ये किस किस काम आया है हमारे, ये हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल डाइंग में यानी कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को रंगने के हमारे काम आता है। लेदर की ट्रीटमेंट में, चमड़े से चीज़ें बनवाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके अलावा रबर बनवाने के लिए, रबर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये हमारे काम आता है। उसके बाद है इथानॉल। इथानॉल सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस बनवाता है और इसको भी इस्तेमाल किया जाता है सिरका बनवाने के लिए सॉल्वेंट के तौर पे और अदर मशरूबात बेवरेजेस बनवाने के लिए। इसी तरह से फिर हमारे पास है एक और प्रोडक्ट ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कौन बनवाता है, ये भी सैक्रोमाइसिस बनवाता है, यानी डिपेंड करता है कि ये इसके पास प्रोडक्ट कौन सा है, किसके ऊपर ये अपना रिएक्शन करवा रहा है, सबस्ट्रेट कौन सा मिला है इसको। तो ये भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है प्लास्टिक की चीज़ें बनवाने के लिए। फिर इसके अलावा कॉस्मेटिक का सामान, सोप, साबुन वगैरह। उसके अलावा जो है डिशेस के अंदर ये स्वीटनर यानी मिठास के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ों के अंदर सॉरी। उसके बाद जो है एक्राइलिक एसिड है। एक्राइलिक एसिड प्रोड्यूस करवाते हैं एक बेसिलस, ये काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन और इसको भी इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनवाने के। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटर। फर्मेंटर फर्मेंटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड देयर सर्वाइवल। उनकी ग्रोथ के लिए और उनको सर्वाइव करवाने के लिए उनका जितना बायोमास है, उनका कल्चर मीडियम है, ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें सबस्ट्रेट के साथ
तो अपने प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए उसको हम फर्मेंटर बोलते हैं। यानी कि अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा, हम फूड बनवाते हैं इनसे। अब ये फूड भी जो इतनी टाइप्स के थे, ये इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं। फिर हमने इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, लेदर की इंडस्ट्रीज़, प्लास्टिक की चीज़ें बनाने की इंडस्ट्री, सोप बनाने की इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स बनाने की, सामान बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनका काम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको छोटे पैमाने पे हम बहुत थोड़ा तो इसको किसी चीज़ के अंदर ग्रोथ नहीं करवा सकते, इतना ज़्यादा सामान हम नहीं ले सकते जो हज़ारों की टन की तादाद में हो। तो उसके लिए हमें डिवाइस की ज़रूरत है। उस डिवाइस का नाम हमने फर्मेंटर दिया है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी करवाते हैं। तो इसके अंदर हम जानदारों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसका ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देते हैं उसको कि जो उसको चाहिए ग्रोथ के लिए। तो फर्मेंटेशन जो है ये कैरी होती है दो तरीक़ों से। दो किस्म के फर्मेंटर्स हैं जो हमारी नॉलेज में हैं। कौन कौन से हैं? एक है बैच फर्मेंटेशन एंड द सेकंड वन इज़ कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन। तो दो तरह की हैं, एक है बैच फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटर जो है ना, इसके लिए कहा जाता है कि ये इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के अंदर हार्ट का काम करती है, दिल का काम करती है उनके, यानी कि विदाउट इट दे आर नथिंग। तो यानी उन्होंने जितनी अभी एडवांसमेंट की है इन चीज़ों के अंदर, तो वो सिर्फ इस वजह से की है क्योंकि वो ये डिवाइस यूज़ करने के काबिल हो सकें, इसको ईजाद करने के काबिल हो सकें। तो बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये आपकी बुक में डायग्राम बनी है, वहाँ से देखते हैं, दिस वन। तो बैच फर्मेंटेशन के अंदर ये एक डिवाइस है हमारे पास इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या होता है कि इसको जो टैंक है फर्मेंटर का, इसको एक तरफ से रॉ मटेरियल डालते हैं जिसको आपने फर्मेंट करवाना है। लाइक आपने यहाँ पे जो है वो डो फर्मेंट करवाना चाहते हैं इधर से, तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे इस तरह, इस रास्ते। और टेम्परेचर पीएच है जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है, उसको एडजस्ट कर देना, यानी उतनी रखनी है। उसके न्यूट्रिएंट जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो सब कुछ ऐड कर देंगे। अब तमाम का तमाम जो मटेरियल है जो आपने बीच में डाला, उसको स्टीम स्टरलाइज होना चाहिए। अब दूसरे रास्ते से यहाँ से प्योर कल्चर डाल देंगे बैक्टीरिया का यहाँ पे। अब इस वेसल, सेपरेट वेसल के थ्रू फर्मेंटेशन जब यहाँ पे हो जाएगी, उसका कितना टाइम है, प्रॉपर टाइम के बाद, घंटा चाहिए, 2 घंटे चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, तो जितनी देर में वो फर्मेंटेशन कर लेगा अपने सारे प्रोडक्ट को, उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसको इस रास्ते से नीचे, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद दोबारा इस पूरे टैंक को साफ़ किया जाएगा और दोबारा ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। चूँकि ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन का इस फर्मेंटर के अंदर वक्फे के बाद होता है, थोड़ी देर बाद होता है, कॉन्टीन्यूस नहीं होता, इसलिए हमने इसको डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस या फिर इसको बैच फर्मेंटेशन का जो है वो हमने नाम दिया। अब जो दूसरी टाइप है दैट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन, दिस वन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर जो सबस्ट्रेट है इज़ एडिड टू फर्मेंटर कॉन्टीन्यूसली एट अ फिक्स्ड रेट, यानी कि जो सबस्ट्रेट, यानी कि जो रॉ मटेरियल यहाँ से आपने डालना चाह रहे हैं, अगेन वो कोई भी हो सकता है, ग्रेन, वो पाउडर फॉर्म में ग्रेन्स हैं सीरियल के, या फिर डायरेक्ट आप डो डाल रहे हैं, तो उसको यहाँ से आप डाल देंगे अंदर थोड़ी देर बाद। लेकिन जो इसका कल्चर मीडियम है वो यहाँ पे फिक्स तरीके से इधर ही रहेगा और इधर वो ग्रोथ करेगा, बाकी सारी चीज़ें ऑप्टिमम यहाँ पे चेक की जाएंगी। यहाँ से डाला जाएगा, थोड़ी देर के बाद जब इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसको निकाल लिया जाएगा, अगेन प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। इधर से आप रॉ मटेरियल को डालेंगे और यहाँ से आप उसको जो है वो निकाल लेंगे। तो चूँकि इस प्रोसेस में रुकना नहीं पड़ता, ये कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, इसलिए जो है इसको हम कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन बोलते हैं। लेकिन इसका डिज़ाइन और इसका काम करने का तरीका कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू बैच फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन के जो दिखाएं आपको, ये इतने छोटे नहीं होते डिवाइसेस, ये नीचे ही बिल्कुल ये डायग्राम बनी है और आप इस डायग्राम में चेक करिएगा कि ये कितने बड़े हैं। ये जहाँ की पिक्चर ली हुई है ये उसके छत के साथ टच कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये टैंक बने होते हैं बड़े बड़े से, और इनके अंदर ये डिज़ाइनिंग जो है ये इनके अंदर फिक्स है। आपको ये जो दोनों में दिखाया गया है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन ये कोई आम शीशे की बनी हुई है छोटी मोटी वेजल्स नहीं होती, बल्कि ये अच्छे खासे बड़े से टैंक होते हैं जिसके अंदर हज़ारों टन की तादाद में जो मटेरियल है वो हम फर्मेंट करवाते हैं। तो इसके अंदर हम इसके एडवांटेजेस क्या हुए हैं हमें फर्मेंटेशन के, हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, हमें इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। हर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनिजम्स को, उसको मॉनिटर और कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उसे करना पड़ता, देखना पड़ता है कि उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, वो फर्मेंटेशन ठीक से हो रही है या नहीं। तो यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इसने एक ऐसी हमें एनवायरनमेंट मिल गई है जिसे हम बाकायदा इसको मॉनिटर कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं इसका, और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, इसके अलावा जो ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है वो हमें किसने दे दिया, वो हमें ये सारा कुछ हमें मिल गया फर्मेंटर की वजह से, कि हमें एक डिवाइस मिल गई। अब फर्मेंटर क्या करता है कि ये ऑप्टिमाइज कर देता है ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की, अदर फैक्टर्स को कंट्रोल करके, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ग्रोथ इनहिबिटर्स, पीएच, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। यानी कि आप सिर्फ उनकी ग्रोथ को बढ़ावा ही नहीं बल्कि उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं जब आपका काम पूरा हो जाए, या आप चाहते हैं कि नहीं इतनी तादाद होनी चाहिए, तो आप सब कुछ इसके अंदर मोनीटर भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक फर्मेंटर के अंदर सेवरल 1000 जो है वो लीटर ग्रोथ मीडियम वो होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोडक्शन भी जो है वो बल्क ऑफ क्वांटिटी, यानी बल्क ऑफ क्वांटिटी मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये चीज़ों को आपको प्रिपेयर कर देगा, जिसकी वजह से अब हम बहुत सी तादाद में मेडिसिन, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीज़ें जो है वो, और इसके अलावा दूसरी प्रोटीन्स वगैरह जो है वो हम इसके ज़रिए बना रहे हैं, जो अब हमारे लिए सस्ती भी हो गई है बनवाना और आसान भी। तो ये था पूरा ओवरव्यू अबाउट द फर्मेंटेशन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखी है हमने कि फर्मेंटेशन जो है वो एक ऐसी काइंड है उसकी रेस्पिरेशन की जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड्स के बाद या तो लैक्टिक एसिड बनता है या उसके बाद जो है वो अल्कोहल बनता है। तो अगर एसिड फॉर्म हो तो हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं, अगर अल्कोहल फॉर्म हो तो हम उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कि अब हम फर्मेंटेशन के ज़रिए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फूड्स भी बनवा रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, जिसके बारे में पहले हमें जो है अदर सोर्सेज से, लेकिन अब हमारे लिए वो चीज़ें चीप एंड सस्ती हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। उसके बाद हमने ये देखा कि इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें हम कैसे बनवाते हैं, तो हम ये चीज़ें बनवाते हैं थ्रू फर्मेंटर। अगर फर्मेंटर जो है ये बेस, ये हार्ड का काम करता है फॉर द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए, और उसमें हमने दो तरीके देखे हैं, एक बैच फर्मेंटेशन है और एक कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन है। दोनों के तरीक़ों में फ़र्क है, और इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, इसका एडवांटेज हमें ये मिला है कि अब हम जो है वो हज़ारों की तादाद में, हज़ारों टन की तादाद में मटीरियल बनवा सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम। और अब हम मेडिसिन्स, अदर जो जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, सोप हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये सारी हमारे लिए बनवाना अब बहुत आसान हो गया। क्लास 10 चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 8 जो है उसका आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है ये हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, यहाँ पे बेसिक स्टेप्स जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो भी देखेंगे, इसकी अचीवमेंट्स भी पढ़ेंगे, यानी कि हमने क्या क्या चीज़ हासिल कर ली है, क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। और इसके बाद जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन, वो भी हम जो है वो इस लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर इसका दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
तो ये जो इसके अंदर हम क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली बनाते हैं हम डीएनए को, इसके अलावा मॉडिफाई करते हैं, यानी उसके अंदर तब्दीली करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, रिमूव कर देते हैं किसी जीन को, एडिशन कर देते हैं किसी जीन की, या फिर रिपेयर भी कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए को। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये कब डेवलप हुई थी, तो ये 1970 यानी 70 की दहाई में ये इन्वेंट होना स्टार्ट हुई थी, और वो भी उस टाइम पे जब हम इस काबिल हो सके थे कि हम डीएनए को कट कर सकें और उसको, इसके पीसेस को जो है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल कर सकें। जब हम इस काबिल हुए तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक इनकलाब आया था, यानी कि इसके बारे में हम मज़ीद आगे जो है वो बढ़े थे, जिसके नतीजे में यानी कि जब हम ऐसा करते हैं कि कट करके एक डीएनए को दूसरे के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जो खसूसियात होती हैं होस्ट की वो बदल जाती हैं, और अगर एक होस्ट ऑर्गेनिज़म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है तो उसकी फिर मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल जाती हैं हज़ारों की तादाद में, और इन ए शॉर्ट टाइम हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज़ एक स्पेसिफिक डीएनए की बन जाती हैं, जिसको फिर हम आगे फर्दर यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हमारे क्या मकासद थे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, हम क्या चीज़ें चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कि आइसोलेट कर देना, आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, यानी अपनी जो पसंद की जीन है जो हम चाहते हैं उसको बॉडी से बाहर निकलवाना और उसको फिर वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना, जैसे कि जीन थेरेपी भी। यानी जीन थेरेपी से क्या मुराद है कि जेनेटिक जो डिजीज़ हैं उनका इलाज ढूंढना, तो ये सारा कुछ हम कर सकें। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, यानी अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन बनवाना। अब जैसे हमने इसका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं अपोजिट, ये दोनों सेम होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, और इसका जो एक पार्ट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो जीन होती है उसी का ऑपोजिट दूसरे पेयर पे भी होता है। तो इसका प्रिंसिपल कैसे काम होता है कि सबसे पहले इसकी कॉपी बनाई जाती है, यानी आरएनए बनवाई जाती है, और आरएनए वो कोड लेके आता है कि इसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे और कैसी प्रोटीन बनेगी, और फिर इससे हम प्रोटीन बनवाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेके आता फिर आगे। अब हम क्या करते हैं, हम ये आरएनए बनवा लेते हैं, यानी डीएनए बनवाया, डीएनए से हम आरएनए बनवाते हैं आर्टिफिशियली, फिर उससे वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं और फिर उसका यूज़ चेक करते हैं, यानी कि हमें वो मेडिसिन के लिए चाहिए, हमें वो अदर पर्पसेस के लिए चाहिए। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम हासिल करते हैं। उसके बाद अगला है कि हम एंजाइम्स की, ड्रग्स की जो है इम्प्रूवमेंट है वो लाना चाह रहे हैं। वो भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के ज़रिए भी हो सकता है एंड अदर तरीके भी हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ड्रग्स और एंजाइम्स में, ड्रग्स में जो है वो हम लोग कमर्शली जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस उसमें मज़ीद बेहतरी लाना चाह रहे हैं। तो वो भी इसी प्रिंसिपल में है कि हम नेचुरली प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बनवा रहे हैं विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ख़ास खसूसियात शामिल है, और हम चाहते हैं कि इन खसूसियात के हामिल जो जानदार हैं प्लांट्स से वो हमें आगे भी मिलें। फिर उसके बाद हमने ट्रीटमेंट चाहते हैं और हमने किया भी है बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स का। ऐसे मसले जो जीन्स के साथ रिलेट हैं, इनहेरिटेड मसले हैं, तो उनका इलाज भी हमने जो है वो इससे निकाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ये अपना टारगेट जो है वो अचीव करते हैं। तो काइंड ऑफ इसके जितने भी बेसिक स्टेप्स हैं ये तकरीबन सबके लिए सेम है। बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग।
सबसे पहले आइसोलेशन। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट किया जाता है, यानी उसको निकाला जाता है स्पेसिफिक सेल के अंदर से। फर्स्ट स्टेप के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि उनको कौन सी जीन उनको चाहिए डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर से। जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचाना जाता है। फिर कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम्स, स्पेशल एंजाइम्स कौन से, जो कि इस्तेमाल होते हैं डीएनए को कट करने के लिए, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। तो ये एंजाइम जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं कट करने के लिए उस जीन को जो आप चाहते हैं टोटल डीएनए, ऑर्गेनिज्म के टोटल डीएनए में से। ये पहला स्टेप हो गया। इसकी डायग्राम हम भी बना के देखेंगे, एक दफ़ा स्टेप्स इसके देख लेते हैं सारे। उसके बाद नंबर सेकंड है इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। अब इसके बाद ना हमें एक वेक्टर चाहिए होता है, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर। वेक्टर जिसके डीएनए के साथ हम इस पार्ट को अटैच करेंगे ताकि उसको हम डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेंड कर सकें। वेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है कि जो हमने ट्रांसफ़र करने के लिए जो जीन हमने आइसोलेट की है उसको हम होस्ट के सेल में डालेंगे वेक्टर के थ्रू। अब वो वेक्टर क्या हो सकता है, वो वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है। व्हाट इज़ अ प्लाज्मिड? बैक्टीरिया के अंदर जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है उसके सेल में, ये तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया में मौजूद है। यहाँ पे कोई बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। व्हाट इज़ अ बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं? तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर वायरसेस सर्वाइव रहते हैं, तो उसको हम बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर हम वेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं। वहाँ पे भी जैसे उसको कट करने के लिए कुछ खास किस्म के एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही उसको जोड़ने के लिए भी कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। इसको कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस लगता है और इसको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम जो है वो लगता है, और लाइगेज एंजाइम्स के ज्वाइनिंग के लिए काम करता है। और जब ये ज्वाइन हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, यानी कि एक मिक्सचर बन गया है दो डीएनए का। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने काटा है, और ये हमारे पास जो है वो वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लाज्मिड का इतना पोर्शन जो है वो काट दिया जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से, और इस पोर्शन को यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारे पास डीएनए बन गया, अब इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारा, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इसको हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेज देना वापस। अब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा टारगेट होस्ट है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने इस जो प्लाज्मिड था जिसके अंदर हमने तब्दीली की, इसको हमने वापस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो बैक्टीरिया उस टाइम पे होस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको वापस अगर ये जो हमने चेंज किया इसको वापस हम इधर से ही बैक्टीरिया के सेल में ही वापस डाल देते हैं, तो बैक्टीरिया हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब उसके बाद बैक्टीरिया की जब मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तो हमारे पास वो डीएनए की उतनी कॉपीज़ बन जाएंगी। नंबर 4 स्टेप है हमारे पास ग्रोथ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका डीएनए चेंज हो गया बैक्टीरिया का, यानी कि इसका जो वो था डीएनए था वो मॉडिफाई कर दिया हमने, तो इसको हम बोलेंगे
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसकी आगे से बैक्टीरिया जो है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है, तो इसकी आगे से मल्टीपल इस तरह से कॉपीज़ बनती जाएंगी आगे उसकी, फिर आगे से, तो हमारे पास जो है वो थाउजेंड्स की तादाद में कॉपीज़ जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। एंड लास्ट स्टेप इज़ फिफ्थ वाला, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यानी इसके बाद हम उस जीन को इकट्ठा कर लेंगे, जितनी भी उसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसने डिज़ायर प्रोडक्ट बना लिया है, उस कल्चर मीडियम में से उसको आइसोलेट कर लिया जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगी, तो ये उसकी एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ये सारा जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन कैसे बनती है। तो इंसुलिन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक हमारे पास इजाद है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना ह्यूमन का एक सेल लिया जाता है, ह्यूमन सेल लेते हैं। अब वो जो ह्यूमन सेल है पेंक्रियाटिक सेल होता है ये। इसी तरह से एक हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं, एक बैक्टीरियल सेल लिया जाता है इस तरह से, ये उसका प्लाज्मिड मौजूद है और इसके अंदर जो है वो, अब यहाँ से ना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी वो वाली जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला जाता है जिसके अंदर इंसुलिन है। उस पोर्शन को काट दिया जाता है डीएनए के अंदर से और वो यहाँ आ गया, और इसका जो है वो प्लाज्मिड वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसका प्लाज्मिड निकाल लिया हमने और इसका हमने वो वाली जीन निकाली जिसके अंदर वो मौजूद था इंसुलिन बनाने की। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है इसको हम कट करेंगे एंडोन्यूक्लियसिस के साथ यहाँ से, और ये जो हमने निकाली है जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको इसके अंदर यहाँ पे अटैच कर दें। अब ये हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डाल देंगे वापस बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया हमने इसको। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है ये इंसुलिन वाली जो जीन्स हैं वो कैरी कर रहा है, तो ये कहलाएगा हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ बैक्टीरिया, अब ये ग्रोथ करता है बहुत ज़्यादा, तो ये बनाएगा कॉपीज़ सिर्फ हम प्लाज्मिड शो कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसकी आगे से कॉपीज़, देन अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे पास मल्टीपल्स कॉपीज़ जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। और अब लास्ट में क्या होगा कि जितना हमारे पास कल्चर मीडियम है इन सब के जितना ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट थी सब के अंदर उतनी वैसे ही बिल्कुल होती जाएगी, क्योंकि इनके अंदर बाइनरी फिशन होती है और बाइनरी फिशन में जो प्रोडक्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।